friends and welcome to our YouTube channel, The Unfiltered Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about national emergency. हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में और इसी वीडियो लेक्चर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज की जो होने वाली है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किस किस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब जब हम बात करते हैं इमरजेंसी की तो सबसे पहले उस पर एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, एक जेनरिक डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी देश के अंदर इमरजेंसी आ सकती है, किसी भी घर के अंदर इमरजेंसी आ सकती है और इन दोनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन होगी, वो ये कि जो हमारी कॉमन दिनचर्या होती है, जो हमारा डेली रूटीन होता है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से चीजें फंक्शन कर रही होती है उनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम इमरजेंसी सिचुएशन को फाइट कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर कभी किसी तरीके की इमरजेंसी आए, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसे फाइट किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास आर्थिक तंगी आ जाए, हमारी इकोनॉमी नीचे जाने लगे, तो उसे किस तरीके से फाइट करेंगे, तो उन सारी चीजों की हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर हमें कहां से मिलती है, तो वो हमें मिलती है आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 352 क्या कहता है कि कब कब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है और कौन नेशनल इमरजेंसी लगाएगा। तो सबसे पहले कौन लगाएगा नेशनल इमरजेंसी? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी इच्छा से काम करेगा या किसी की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, आप मुझे बताइए। सो ये होगा ऑन दी एड एंड एडवाइस किसकी लगेगी बताइए? ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन चाहिए कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने से पहले। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगली चीज कि किस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी और कौन से ग्राउंड्स पे, तो यहां ग्राउंड्स स्पेसिफिकली बताए गए हैं। जब इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटेंड हो। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जरूरत नहीं है कि वहां किसी तरीके का हमला हुआ ही हो। अगर वो सिर्फ थ्रेट है तो भी ऐसा किया जा सकता है, थ्रेट के ऊपर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वॉर होने से पहले भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो यहां पे बताया गया है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। अब यहां पे इसके साथ साथ एक और टर्म था, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या है? ओपन टू इंटरप्रिटेशन था। 1975 के अंदर जैसे ही इंदिरा गांधी ने प्रोटेस्ट फेस किया, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ सब लोग खड़े होने लगे, तो उन्होंने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस कि लोग जो है पुलिस को, आर्मी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी जो है उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी। तो इसके लिए उसको हटा दिया गया बाय व्हाट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किसको हटा दिया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा दिया गया। अब अगर इंटरनल इमरजेंसी लगानी है तो आर्म्ड रेबेलियन पे, मतलब हथियारबंद लोगों के द्वारा किए गए विद्रोह पे ही आप लगा सकते हैं इंटरनल इमरजेंसी। अब इमरजेंसी के भी दो एस्पेक्ट हैं। अगर वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। उसे क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल इमरजेंसी। अगर वो आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे लग रही है, क्योंकि आर्म्ड रेबेलियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल इमरजेंसी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रोक्लेम की जाएगी नेशनल इमरजेंसी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बहुत सारे चेंजेस किए नेशनल इमरजेंसी के अंदर, इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर। तो यहां पे हम दोनों चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि 1978 से पहले किस तरीके का फ्रेमवर्क था और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किस तरीके के चेंजेस किए। इसका मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट भी दे दूंगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक क्लियर आप डिस्टिंक्शन देख पाएंगे कि किस तरीके से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले क्या था और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो हाल फिलहाल में किस तरीके की कंडीशन है उसे समझ लेते हैं। तो अभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। इससे पहले कैबिनेट नहीं था। ये कब आया? ये आया 44th CAA से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। इससे पहले क्या था? बिफोर इट ओनली पीएम। अब एक ऐसी स्टोरी है, हमने भी सुनी है तो हम भी आपको सुना देते हैं। वो स्टोरी ऐसी है कि जब 1975 की इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाने वाली थी,
तब इंदिरा गांधी एक लेटर लेके पहुंची कि इमरजेंसी लगानी है। अब उस समय के हमारे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब, अब मैं ये सिर्फ बता रहा हूं, मैंने भी सुनी है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, ऐसी स्टोरीज चली हुई हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो इतने ज्यादा खौफजदा थे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री से कि वो बाथरूम में बैठे हुए थे, उनके नौकर ने आके उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई हैं और वो इमरजेंसी लगवाना चाहती हैं, तो उन्होंने बाथरूम से ही आवाज लगा के कह दिया कि बोल दीजिए इमरजेंसी लग गई। सो इस तरीके से सारी पावर जो है वो सिर्फ पीएम के पास थी। बट इसी चीज को देखते हुए आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 वहां पे रिटर्न रिकमेंडेशन कर दी किसकी, पीएम की। 1975 में तो इमरजेंसी लगने के बाद बाकी मिनिस्टर्स को बताया था इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह की इमरजेंसी अब लग गई है और मैंने लगा दी है इमरजेंसी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर को रिड्यूस किया गया है, चेक्स एंड बैलेंसेस लाए गए हैं और उसकी मिसयूज को रिड्यूस करने की यहां पे जो है कोशिश की गई। अब बात कर लेते हैं अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट की, किस तरीके से पार्लियामेंट द्वारा इसका अप्रूवल लिया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अप्रूवल होना चाहिए विद इन 1 मंथ। अब ये पहले क्या था, ये पहले 2 मंथ्स था, बिफोर इट वॉज, यहां बिफोर एंड आफ्टर वाली बहुत सारी चीजें हैं, वो जो नहीं आपने इमेजेस देखी होंगी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वैसा ही यहां पे कुछ है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद कायाकल्प कर दी गई नेशनल इमरजेंसी की, बहुत सारे सेफगार्ड लाए गए ताकि उसका मिसयूज ना हो। तो 44th सीएए के बाद क्या कर दिया गया, इसे 1 मंथ कर दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अप्रूवल लेना है। दूसरी चीज, लोकसभा जो है वो कंटिन्यूअस हाउस नहीं है, ये आप जानते हैं, डिसॉल्व हो जाता है 5 साल बाद, वो डिसॉल्व हो जाता है, उसकी मीटिंग कंटिन्यूअस नहीं रहती। किसी अलग रीजन की वजह से भी अगर वो मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, किस तरीके से अप्रूव कराएंगे इमरजेंसी को, वो समझने वाली बात है। तो उसे अप्रूव कराने के लिए क्या किया जाएगा, राज्यसभा तो कंटिन्यूअस हाउस है तो राज्यसभा से अप्रूवल ले लीजिए, राज्यसभा में आप रेजोल्यूशन पेश कीजिए और उनसे अप्रूवल ले लीजिए। और लोकसभा जब उसकी पहली सिटिंग होती है, जिस भी दिन, अगर सपोज कर लीजिए वो 1.5 महीने बाद मिलती है, तो 1.5 महीने बाद जो उसकी पहली सिटिंग होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसे भी क्या करना है, अप्रूव करवाना है। तो इस तरीके से ये काम हमारा चल जाएगा। अप्रूवल कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। ये भी किसके थ्रू ऐड किया गया, 44th सीएए 1978। इससे पहले क्या था, इससे पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी 6 महीने की, एक बार आपने अप्रूव करा लिया तो वो चलता जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम उसे वापस रिवोक ना कर ले, उसे वापस ना ले ले, तब तक वो चलता जाएगा। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस किए गए हैं बारीक बारीक, ये 44th सीएए से किए गए। मैं बार बार 44वें संवैधानिक संशोधन की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं उसने। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको कितने टाइम तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसे इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड कराया जा सकता है, पर हर 6 महीने में क्या चाहिएगा, अप्रूवल चाहिएगा। अब ऑब्वियसली पहले तो ऐसा था नहीं, पहले तो एक बार इंप्लीमेंट हो गई तो वो चलती रहेगी। तो ये भी 44th सीएए से आया है, किससे आया है, 44th सीएए 1978। किस तरीके की मेजोरिटी से पास होगा, तो मेजोरिटी से पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, काफी ज्यादा जटिल है ये चीज। अगर एक बार समझ आ गई आपको ये मेजोरिटी तो आपके हमेशा याद रह जाएगी। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो कितना भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप। अगर यहां पे हम मान लेते हैं कि 60 जो है वो मेंबरशिप है, 60 की मेंबरशिप है, तो 60 का 2/3 कितना हुआ, करके देख लीजिए भैया, मेरी तो गणित कमजोर है, आपकी अच्छी होगी। तो 40 हो गया। अब ये 40 जो है हाफ से भी ज्यादा है, मतलब जो सिंपल मेजोरिटी होगी वो कितनी होगी, 31। तो दोनों कंडीशन जो है क्या हो गई, फुलफिल हो गई, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। बट इसकी जगह ऐसे समझिए कि अगर 60 में से सिर्फ 30 लोग प्रेजेंट है, 60 में से कितने लोग प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो उसके समय पे क्या आएगा, 2/3 मेजोरिटी, 20 आ जाएगा सीधा सीधा। पर क्या 20 31 से ज्यादा है या कम है, बताइए क्या है ये दोनों में, 31 से ज्यादा है कि कम है, तो 31 से कम है। तो ये एक एडिशनल सेफगार्ड है, मतलब आपको सिंपल मेजोरिटी तो करनी है और उसके अलावा 2/3 प्रेजेंट वोटिंग भी सिक्योर करनी है, तो एडिशनल सेफगार्ड है। सिंपल मेजोरिटी से सरकार बनती है और लोगों की सरकार बनाने में पसीने निकल जाते हैं,
सरकार भी नहीं बनती आराम से, कोएलिशन गवर्नमेंट हमने इतनी देखी। तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह भी ऐड किया गया किससे? 44th CAA से। इससे पहले क्या था? इससे पहले सिंपल मेजॉरिटी थी, तो ये उसे और ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया, और ज्यादा सेफगार्ड्स दिए गए उसको, ताकि उसका मिसयूज ना हो। रिवोक किस तरीके से करेंगे? तो रिवोक करने का सिंपल मैकेनिज्म तो है कि प्रेसिडेंट ने खुद ही रिवोक कर दिया। प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अब इमरजेंसी जो है आगे हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, इमरजेंसी का जितना काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। बट इसके अलावा ये एक और प्रोविजन ऐड किया गया 44th CAA से, ठीक है। ये क्या कहता है उसे समझते हैं, कितना बढ़िया सेफगार्ड दिया गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, कौन रिवोक कर सकता है? लोकसभा कर सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पार्लियामेंट नहीं बोला है, मैंने लोकसभा बोला है, मतलब अकेला लोकसभा उसे रिवोक कर सकता है। किस तरीके से रिवोक करेगा? सबसे पहले 1/10 जो है मेंबरशिप वो जाएंगी और वो बोलेंगे कि भाई लोकसभा के अंदर हम एक रिटर्न नोटिस दे रहे हैं, किसको? स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट को। अब यहां पे स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब लोकसभा सेशन में होगा तो वो डायरेक्टली किसको दे देंगे? स्पीकर को दे देंगे कि स्पीकर साहब ये हमारा एक निमंत्रण आप स्वीकार कीजिए, हम चाहते हैं कि अब इमरजेंसी कंटिन्यू ना हो, हम लोगों के क्या है प्रतिनिधि हैं और अब हमारी इच्छा नहीं है कि इमरजेंसी और ज्यादा एक्सटेंड हो। बट इन केस लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा काम नहीं कर रहा, तो आप किस तरीके से लोकसभा का सेशन बुलाएंगे? तो आप जाएंगे डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे साहब आप क्या करें, आप एक काम करें, आप लोकसभा को सेशन में बुलाएं, अब हम नहीं चाहते कि इमरजेंसी और ज्यादा एक्सटेंड हो। इस तरीके से इसकी स्पेशल सिटिंग होगी कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 14 डेज के अंदर एक स्पेशल सिटिंग होगी और उसके अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या अब जो है नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड की जानी चाहिए कि नहीं। अगर वो उसे डिसअप्रूव कर देते हैं, कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है नेशनल इमरजेंसी की, तो वो वहां से हट जाएगी। ये पहले नहीं था, 1978 से पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ पावर थी प्रेसिडेंट के पास उसे रिवोक करने की, जब वो चाहे तब। अब यहां पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, मतलब लगाना मुश्किल है इमरजेंसी को, समझने की कोशिश करिएगा। लगाने के लिए हमने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन रखे हैं और हटाने के लिए हमने सिंपल प्रोविजंस रखे हैं कि तुरंत हट जाए वो, उसमें ज्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। और इसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होगा, बट जब उसे अप्रूव करने की बारी आएगी तो राज्यसभा का भी उतना ही रोल होगा जितना लोकसभा का होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे नेशनल इमरजेंसी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑन दी सेंटर स्टेट रिलेशंस। बहुत ही खूबसूरत नमूना देखने के लिए मिलता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे समझने की कोशिश कीजिए। हम क्यों कहते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है? फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। क्यों? उसी का आंसर इसके अंदर दिया गया है। हम जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम कर रहे होते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि स्टेट की अपनी एक पावर है, यूनियन की अपनी एक पावर है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट जिस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई उसी टाइम से क्या होगा, सारी पावर सेंटर के पास चली जाएगी। अब हम यूनिटरी बन जाएंगे, अब सारी पावर जो है यूनियन के पास आ जाएगी, एक केंद्र एक बिंदु के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। तो अब हम क्या है, फेडरल नहीं रहेंगे उसके बारे में। अब इस तरीके से इसे समझने की मैं तो कोशिश करता हूं कि एक जो है ये लगाम की तरह है नेशनल इमरजेंसी, जैसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर इमरजेंसी आई लगाम खींच लेगा सेंटर, सारी पावर अपनी तरफ ले लेगा। तो इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वो किसके पास चले जाएंगे? तो वो आ जाएंगे अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। अब सेंटर पूरी डायरेक्शन देगा उसके ऊपर, कंप्लीट अंडर डायरेक्शन आ जाएगा स्टेट। स्टेट को सस्पेंड किया जाए जरूरी नहीं है, सस्पेंड करना जरूरी नहीं है, बट सारी डायरेक्शंस को मानना पड़ेगा। अब सारे निर्देश जो है वो केंद्र से आएंगे। कोई भी तरीके की सरकार हो स्टेट के अंदर, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, माननी उसी सरकार की पड़ेगी जो केंद्र में बैठी, वो अपने डिसीजंस सुनाएगी। दूसरी चीज, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया गया, उसे हटाया नहीं गया है, पर पार्लियामेंट के पास एक ओवरराइडिंग पावर आ जाती है। एक ओवरराइडिंग पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। अब जो 7 शेड्यूल के अनुसार यहां पे देखने की कोशिश कीजिएगा, 3 लिस्ट हो गई, ठीक, एक आ गई यूनियन लिस्ट, एक आ गई स्टेट लिस्ट, एक आ गई कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आई
सिर्फ एक लिस्ट है एक तरीके से देखने जाओ तो, वो है यूनियन लिस्ट। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट पे अब कौन बना सकता है? यूनियन लॉ बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर यूनियन बनाएगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, और यूनियन पे यूनियन बनाएगा ही। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, तुरंत उसके बाद जो है, जो लिस्ट का डिस्टिंक्शन है, अलग अलग डिस्टिंक्शन दिए गए हैं, वो सारे हट जाते हैं और सारी पावर किसके पास चली जाती है? तो केंद्र के पास चली जाती है। अब ये लॉज कब तक ऑपरेटिव रहेंगे, कब तक ये लॉज जो है काम करेंगे? तो ये लॉज काम करेंगे इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक। जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक लागू रहेंगे, और 6 महीने बाद वो खारिज हो जाएंगे, वो फिर काम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि किस तरीके का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है। सो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब जो है प्रेसिडेंट खुद अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है कि किसे कितना डिस्ट्रीब्यूशन देना है या नहीं देना, और इस तरीके का ऑर्डर जो है उसे रेटिफाई कराया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है अप्रूवल लेना। हम किसी भी तरीके की संधि साइन करके आए किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, या कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हमने कर ली, तो उसको हम रेटिफाई कराते हैं पार्लियामेंट द्वारा कि आप इसे देख लीजिए, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, क्या आपको कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बताइए। अगर पार्लियामेंट उसे डिसअप्रूव करता है, रेटिफाई नहीं करता है, तो वो लागू नहीं होगी। कितनी भी आप साइन कर लीजिए, उसे रेटिफाई कराना पड़ेगा पार्लियामेंट द्वारा। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब किस तरीके का इफेक्ट होगा ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ एक कंडीशन है हमारे सामने, जिसके अंदर हम जो पीरियड है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो है जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो। कुछ समय पहले ऐसा विवाद चला था कि कोविड के दौरान क्यों वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जो है हो रहे हैं, पर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। सिर्फ एक ही प्रोविजन दिया गया है जिसके अंदर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इलेक्शन होंगे ही होंगे, ये चीज जरूरी है। तो वो कौन सा प्रोविजन है? वो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब इसे क्या कर सकता है पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब इसे कितने भी टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स, पर एक एक साल करके 1+1+1+1+ इतना कितने भी ले जा सकते हैं इसको, एन नंबर ऑफ टाइम्स। कौन करेगा? पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। बट इसके अंदर एक कंडीशन है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करवाना पड़ेगा? इलेक्शन करवाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर हमें नई लोकसभा लानी पड़ेगी। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि जो 1971 के अंदर इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 1977 के अंदर जाके जो है सरकार ने अपना टेन्योर कंप्लीट किया था। जो हमारा लोकसभा था उसका पीरियड 1977 में जाके कंप्लीट हुआ था। तो ये यहाँ पे लगभग लगभग 7 साल का पीरियड बन गया था। तो इस चीज को जानने की कोशिश करिएगा, इसे समझने की कोशिश करिएगा। सेम पावर आती है पार्लियामेंट के पास किसके रिलेशन में? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और इसके अंदर भी सेम कंडीशन होगी, 1+1+1+1+1 एन नंबर ऑफ टाइम्स। कितने भी टाइम उसे जो है आगे ले जाया जा सकता है। बट जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर यहां पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि क्या क्या इफेक्ट आएंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 2 प्रोविजन के थ्रू इफेक्ट आते हैं। एक है आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे समझते हैं। आर्टिकल 358 क्या कहता है? सो आर्टिकल 358 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यहां देखिए साफ साफ लिखा है, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। सो मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है जिसे इंपोज किया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तब क्या होगा? तब ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो हमारे फ्रीडम्स दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ से चले जाएंगे। उसके बाद यहां पे क्या दिया गया है? उसके बाद ये दिया गया है कि किसी भी तरीके के लॉज बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 19 को एब्रिज करते हुए, आर्टिकल 19 के खिलाफ जाते हुए, और ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सकता है जो कि क्या है? आर्टिकल 19 के खिलाफ हो, जो हमारी फ्रीडम हमसे लेता हो। बट ऐसे जो लॉज हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, जैसे ही तुरंत इमरजेंसी खत्म होगी उसी दिन से ऐसे लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये किस समय तक रहेंगे? ये सिर्फ उसी पीरियड तक रहेंगे जब तक इमरजेंसी है। अब यहां पे एक सेफगार्ड दिया गया फिर से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कि ये जो लॉज हैं इन्हें चैलेंज तो नहीं किया जा सकता,
बट सिर्फ उन्हीं लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। बाकी जो एक्शंस हैं, बाकी जो लॉज हैं, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज हैं, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स लेते हैं तब हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। बट बाकी लॉज अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स लेने लगे जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं है इमरजेंसी से, तो हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं और हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे बताई गई। अब बात आती है दूसरे फंडामेंटल राइट्स की, बाकी फंडामेंटल राइट्स की। सो बाकी फंडामेंटल राइट्स को ट्रीट किया जाता है अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमारे सारे राइट्स लिए जा सकते थे, पहले हमारे जो है जितने भी हमारे पास राइट्स हैं वो लिए जा सकते थे। बट अब उसमें ये एक चेंज कर दिया गया है कि हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों राइट्स हमसे नहीं लिए जा सकते। आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकता है हमारा राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब ये यहां पे थोड़ा सा लेयर्ड कन्वर्सेशन समझिएगा इसको। ये चीज समझिए कि यहां पे सस्पेंड किया गया है हमारा राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 32। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले ली गई है। तो अगर थियोरेटिकली समझे, अगर इसे थियोरेटिकली समझे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं भी नहीं गए, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो वहीं के वहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, पूरा समझ आ जाएगा। थियोरेटिकली तो कहीं नहीं गए क्योंकि यहां हमारा सस्पेंड किया गया आर्टिकल 32। बट आर्टिकल 32 जब हमारा वही सस्पेंड हो गया तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं, तो प्रैक्टिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स भी चले गए। इसे और डेप्थ में समझने के लिए आप मेरी सीरीज देख सकते हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक आर्टिकल करके समझा। तो थियोरेटिकली हमारे पास क्या है, राइट्स हैं, बट प्रैक्टिकली वो सस्पेंड हो गए होते हैं। अब किस तरीके से, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए वैसे तुरंत नहीं हो जाएंगे सारे सस्पेंड। यहां कहा गया ऑथोराइजेस द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे कि मैं ये फलाना फलाना जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें जो है आप सस्पेंड कर रहा हूं एक तरीके से, या उनके रिलेटेड किसी भी तरीके से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आर्टिकल 19 जो है वो तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, बट यहां पे ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये जो है कुछ पार्ट तक रह सकता है, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया या फिर होल ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजों में जो है चेंजेस किए जा सकते हैं। जो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में लिखता है उस तरीके से इसे अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी चीज, पूरी इमरजेंसी के दौरान भी इसे रखा जा सकता है कि पूरी इमरजेंसी के दौरान आपके पास ये सर्टेन फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, या फिर कुछ फेजेस में उसे अप्लाई किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन यहां पे है। बट जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे ही वो होगा तुरंत वो हट जाएगा और वो पूरे इंडिया से हट जाएगा। इसे समझने की कोशिश करिएगा। कौन कौन सी चीजों को हम जो है एवरेज नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमसे कभी नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमसे नहीं लिया जा सकता नेशनल इमरजेंसी में किसी भी तरीके से। ये एक सेफगार्ड दिया गया है जो इंदिरा गांधी मैडम ने खूब उपयोग किया इमरजेंसी का, बहुत उसके मजे उठाए। उसके बाद ये सेफगार्ड डाले। जो भुगत भोगी थे इमरजेंसी के, जो बहुत ज्यादा परेशान हुए, दैट इज अपोजिशन, उन्होंने फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया और इस तरीके के प्रोविजन इसके अंदर डाले। दूसरी चीज, इसके अंदर भी सेम प्रोविजन है कि सिर्फ वही लॉज और वही एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो इमरजेंसी के दौरान लिए गए हों और इमरजेंसी से रिलेटेड हो। बाकी को यहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें यहां पे बताई गई। अब इसे हम ऑल एंड ऑल एकदम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, जो भी डिस्कशन मैंने आपके साथ किया पिछली 2 स्लाइड्स में, तो उसे इस तरीके से समझिए कि जब इंटरनल इमरजेंसी होती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक, तो क्या किया जा सकता है, तो हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इनके अलावा बचे हुए जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें लिया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उनको लेकर हम किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं जा सकते। बट कौन कौन से नहीं होंगे यहां पे देख लीजिएगा, कैन नॉट लिखा है मैंने, सस्पेंडेड नहीं लिखा है, सिर्फ कैन नॉट। तो नहीं हटा सकते, किसे नहीं हटाया जा सकता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी की। एक्सटर्नल इमरजेंसी में हमसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए जा सकते, तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये इसका पूरा क्या है, समरी है, ये इसका पूरा एक कंक्लूजन है। इसे समझने की आप कोशिश करिएगा।
So this was all about national emergency. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस सीरीज के बाकी जो वीडियोस हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगे. Thank you very much for watching.